आज जो एग्जाम हुई है बिहार शिक्षक बहाली का जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया गया है, उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति एग्जाम दे करके आए हैं, अपने क्वेश्चन को आंसर मिला लेंगे। पहला क्वेश्चन सीरीज से है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में 2/3 गुने का अंतर है। फिर ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है? तो 2/3 गुने का डिफरेंट है। फिर इसमें आप जब चेक कीजिएगा तो इसमें भी 2/3 गुना का डिफरेंट है। तो फिर अगला आपसे नंबर पूछा है, तो अगला नंबर को आप जब इसको कीजिएगा 2/3 कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौके 12 और फिर उतरेगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 8 3 24, यहाँ पे 48 हो गया। 48 में आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। तो जिस व्यक्ति का 96 आया है उनका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सीरीज का है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, कितना गुना बढ़ा है? तो ये जो है आपका कितना गुना है? तो आपका 1/2 गुना है। यानी कहने का मतलब है 240 में आप 1/2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप 1/2 को 0.5 कह सकते हैं, इसका मतलब आधा कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है तो इसको छोड़ दीजिए। यहां से जब आप देखेंगे तो 180 में कितना से आप गुना करेंगे तो 360 आएगा। तो आप 2 से गुना करेंगे तो 360 आएगा। फिर जब 360 में आप कितना से गुना करेंगे कि 900 आएगा, तो आप इसमें 2.5 गुना करेंगे 360 में तो 900 आएगा। तो यह कैसा सीरीज जा रहा है? यह 2 से गुना किया फिर 2.5 से गुना किया। तो आप बताइए यहां कितना बढ़ा करके गुना किया? तो सर हर बार आधा बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है। तो यह आधा है। आधा में जब फिर आप आधा जोड़िएगा तो 1 से गुना होगा। तो जब आपको 120 में आप 1 से गुना करेंगे तो यहां आपका 120 हो जाएगा। अब पुनः यहां आपका 120 हो गया और फिर यहां पहले आधा बढ़ा, फिर प्रत्येक बार आधा आधा बढ़ते जा रहा है। सीरीज कैसे बढ़ रहा है? तो आधा आधा बढ़ते जा रहा है। पहले आधा से गुना किया, फिर आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 से गुना किया। तो इसमें आप जब 1 से गुना करेंगे तो 120 आ गया। फिर 1 में आप आधा और बढ़ाएंगे, इसका मतलब है 1.5 से गुना करेंगे तो 120 में 1.5 से जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180। फिर 1.5 में आप आधा जोड़ेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 360। तो आपका सीरीज कैसा बन रहा है? प्रत्येक बार आधा आधा बढ़ करके गुना कर दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति का आंसर 120 है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच कोडिंग डिकोडिंग से है। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ना ये, चलिए देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच ये दिया गया है, तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है तो इसका रिलेशन इससे होता है, तो इसका रिलेशन आप इससे देखेंगे तो इधर भी लेटर है और इधर भी लेटर है। लेटर का लेटर से यदि रहता है, कोडिंग रहता है या एनालॉगी रहता है या किसी प्रकार का रिलेशन रहता है, संबंध रहता है, तो इसको कई तरीका से देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है? यहाँ जी है और जी का कोड 7 होता है, आर का कोड 18 होता है और आई का कोड 9 होता है। यानी प्रत्येक लेटर का उसका स्थान लिख दिया जाता है, उसका पोजीशन लिख दिया जाता है। उस प्रकार से लिखेंगे तो बी जो होगा उसका स्थान 2 नंबर पे होगा, एन जो है उसका स्थान, एम का स्थान 13 नंबर पर होगा, डी का स्थान 4 पर होगा और आई का स्थान 9 पर होगा और वाई का स्थान 25 पे होगा। अब स्थान को स्थान से मिलाते हैं, नंबर को नंबर से जब आप मैच करेंगे तो यहां पे इसका पोजीशन 7 दिया गया है,
यहाँ पे इसका पोजीशन 7 है जबकि यहाँ पे 5 है, तो कितना घटा करके लिखा है? तो पहला लेटर का जब कोडिंग किया या उसका रिलेशन जोड़ा तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है कितना का अंतर है, तो 5 घटा करके लिखा है। यहाँ पे 18 है जबकि यहाँ पे 13 लिखा है, तब बढ़ा है कि घटा है? तो सर फिर 5 घटा करके लिखा है। यहाँ पे आपका आई का होता है 9 जबकि यहाँ पे लिखा है 4, तब कितना घटा के लिख रहा है? तो प्रत्येक लेटर का संबंध जो है हमेशा 5 घटा करके लिखता है। तो जरा समझेंगे, बाद वाला जो लिखते हैं वो घटा के लिखते हैं। मान लीजिए कि इधर से आपका इधर रिलेशन देखेंगे तो इधर से आप इधर आइएगा तब 5 बढ़ के आएगा, 5 बढ़ के आएगा। तो आपका रिलेशन इधर वाला दे दिया और इधर वाला पूछ रहा है, तो इधर से जब आप इधर बढ़ेंगे तो प्रत्येक बार आपको 5 बढ़ना होगा, और वही जब आप इधर से इधर चलिएगा तब प्रत्येक बार 5 घटना होगा। तो एफ में 5 जोड़िएगा तो एफ का पोजीशन 6 होता है, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 पर आपका के होता है, और इधर से चलेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो आपका पुनः 6 आ जाएगा। यानी हमको इधर वाला दे दिया है, इधर वाला पूछ रहा है, तो प्रत्येक बार आप 5 घटते बढ़ते आएंगे। यहाँ 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14, और 14 पर होता है आपका एन। सी में 3 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 8, और 8 पर होता है आपका एच। यहाँ पे टी होता है 20 में आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो आपका हो जाएगा वाई। आई में 9 जोड़ेंगे, 9 आई होता है 9 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 14, और 14 पर आपका हो जाएगा एन। आप देखेंगे ओ होता है 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और 19 पे आपका क्या होता है? 15 में 5 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20, और 20 में होता है टी, एन होता है 14, और 14 में आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 पर एस होगा। आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सीरीज का दिया गया है, इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग अभी जस्ट पढ़ लिए थे, ये क्वेश्चन हो गया है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, जरा समझेंगे। दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे सी के लिए लिखा है 15, ओ के लिए लिखा है 16, डी के लिए लिखा है 19, और ई के लिए लिखा है 91। यानी जितना लेटर इधर है उसका एक लेटर के लिए 2 डिजिट का इस्तेमाल किया है, 2 अंकों का यूज किया है। तो जरा समझेंगे, पहले तो देखते हैं सी, अगर सी का अगर हम कोडिंग करते हैं तो सी 3 नंबर पे होता है, 3 नंबर स्थान पे होता है, जबकि यहाँ पे 15 लिखा है। तो जब आपका इतना बड़ा डिफरेंट है तो दिमाग नहीं लगाना है, उसका उल्टा देखेंगे तो उल्टा भी नहीं आएगा। उल्टा, जब उल्टा देखने का मतलब है जेड से, जब जेड से काउंट करेंगे तो ई होता है शुरू से 3 नंबर पर होता है, और जेड से काउंट करेंगे तो 24 नंबर पर होता है। अंतिम से भी नहीं है, शुरू से भी नहीं है, तो प्रत्येक लेटर का पोजीशन जैसे के तैसे छोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है यह सी प्रथम में है तो सी के जगह पर हम मान लेंगे कि 15 के 15 ही छोड़ देंगे। जहां ओ होगा ओ के लिए हम 16 लिख देंगे, और डी होगा डी के लिए 19 लिख देंगे, और ई होगा ई के लिए 91 लिख देंगे। जो लेटर जहां है उसका वहीं उसका कोड मान लिया जाता है। अब जिस प्रकार से इसका कोड दिया गया है तो इसका कोड आपका यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप समझते हैं। अब आपसे पूछा है इसका कोड, SPOTE का कोड पूछा है, बताइए। यहाँ पे एस है और एस का कोड यहाँ पे क्या है? 18, तो हम यहाँ पे 18 को जैसे के तैसे छोड़ देंगे। यहाँ पे पी है और पी यहाँ पे है, पी का कोड यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 22 रख देंगे। यहाँ पे ओ है और सेकंड में यहाँ पे ओ है, और ओ के लिए यहाँ पे 16 लिख देंगे। ये टी है और यहाँ पे टी है, और टी का कोड यहाँ पे हम 76 लिख देंगे। ई है और ई के लिए यहाँ पे लिख देंगे 91। ऐसा क्यों किए? इसका 2 प्रकार से बनाते, या तो शुरू से इसका पोजीशन होगा या अंतिम से होगा, या तो ये बढ़ा करके देगा या घटा करके देगा। इतना बड़ा डिफरेंट में नहीं देता है। जब समझ में नहीं आए तो हमेशा प्रत्येक कोड को उसके सामने या प्रत्येक कोड को उसको जैसे के तैसे मान लिया जाता है, और उससे बनाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मिला करके देखें किस ऑप्शन को फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो जिन व्यक्ति का ऑप्शन नंबर बी है उन सभी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 82 है। इसमें बोला गया है एक को लिखा, ए का स्थान 1 होता है
और एक को एक ही लिख दिया। जरा समझेंगे, यहां डी है और डी के लिए जरा समझेंगे, उधर हट गया है, इसको जरा देखेंगे। एक का स्थान 1 होता है और इसका कोड 1 ही लिखा है। डी का स्थान 4 होता है जबकि इसके लिए 2 लिखा है। पी का स्थान 16 होता है जबकि इसके लिए पी का स्थान 16 होता है जबकि इसके लिए 4 लिखा है। इसका मतलब क्या कर दे, इसको क्या कर दे या इसको क्या कर दे कि इसका कोड आ जाएगा। तो जब आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 दे दिया है, तो बोल रहा है किस लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 9 पर कौन सा लेटर आता है, तो 9 पर आपका आई आता है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें वर्गों की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले इसको कई तरीका से बनाते हैं, इसको हम 2 तरीका से अभी आपको बता देते हैं। इसको जब आप काउंट करेंगे तो 2 3 4, 1 2 3 4 है। इसको जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 है, इधर भी 4 है उधर भी 4 है। तो इसको 2 तरीका से कैसे बनाएंगे, जब दोनों तरफ रो और कॉलम दोनों जब सेम हो तो प्रत्येक का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। जब टोटल को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 30। यदि बाय द वे दोनों रो और कॉलम सेम नहीं होता उस वक्त आप क्या करते, तो उस वक्त भी आपका वही रूल लागू करता। बड़का को बड़का से गुना कीजिए, तो 4 में 4 से आप गुना करके लिख देंगे, फिर 3 में 3 से आप गुना करके लिख देंगे, फिर 2 में 2 से आप गुना करके लिख देंगे, फिर आप 1 में 1 से गुना करके लिख देंगे और टोटल को आप जोड़िएगा तो आपका वही आएगा। रो और कॉलम सेम हो या नहीं हो, यह दोनों पर रूल लागू करता है और यह रूल उस पे लागू करता है जब रो और कॉलम दोनों सेम हो, तब के लिए लागू करता है। तो जिन व्यक्ति का आंसर 30 आया है, ऑप्शन नंबर बी, वो उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब आप बायोलॉजी देख लेंगे। बायोलॉजी का एनालिसिस आप लोगों को दिया जा रहा है, बायो वाले सर आ रहे हैं, आप देख लीजिए। देखते हैं, हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े आसान से क्वेश्चन आए हैं। वैसे शिक्षक जो अध्यापक बनने वाले हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए जो भी क्वेश्चन आए हैं क्लास 9 10 11 और 12 के क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आए हैं। यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आए, है ना, ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आए, है ना, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो बिल्कुल आपका जो भी क्वेश्चन आया है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। देख लेते हैं, हम डील कर लेते हैं। बस आपका 10 मिनट में बायोलॉजी आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत। यहां से आपका क्वेश्चन शुरू है, क्वेश्चन नंबर 57 से। 57 से आपकी क्वेश्चन शुरू होती है। तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, है ना, बायोलॉजी को डील कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। करा प्रत्येक पोषी स्तर पर, करा प्रत्येक पोषी स्तर पर करा गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी कि डायरेक्ट हम बोले तो रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, रासायनिक संचय प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो हम बता दें, पहला करा तापजनक आवर्धन के रूप में, तो जी नहीं। दूसरा करा रूपांतमक आवर्धन के रूप में, तो जी नहीं। तीसरा करा क्या जैविक आवर्धन के रूप में, तो जी हाँ, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जैविक आवर्धन के रूप में जाने जाते हैं, है ना। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको समझते हैं थोड़ा, है ना। तो देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या की वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी जो जनसंख्या होती है उसकी वाहन क्षमता हम किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं? पहला कह रहा है समिति संसाधन के द्वारा, दूसरा कह रहा है जन्म दर के द्वारा, तीसरा कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर के द्वारा, या फिर कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बता दें कि जो वाहन क्षमता होती है वो जनसंख्या वृद्धि दर से निर्धारित नहीं की जा सकती है, जन्म दर से निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसका निर्धारण करने का बस एक ही उपाय है, समिति संसाधन। क्या होगा? समिति संसाधन, यानी करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर? इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है मेथेमोग्लोबिनियम कर रहा है, ग्लोबिनिमिया कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? कह रहा है जो मेथोमोग्लोबिनिमिया जो डिजीज होती है वो किसके कारण होता है, कौन से पानी पीने के कारण, यानी उस पानी में ऐसा क्या पाया जाता है? तो पहला कह रहा है क्या फॉस्फेट होता है, दूसरा कह रहा है क्या कैडमियम होता है, या नाइट्रेट, या इनमें से दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे। तो बता दें इसका करेक्ट आंसर नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन तो कह रहा परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एक दिशीय। करेक्ट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बातें करें तो ये रहा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो संघटक कौन है हमारे परितंत्र का? सूक्ष्म जीव है तो जी हाँ, जब पादप है तो जी हाँ, जंतु है तो जी हाँ, तीनों सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर डी नंबर, एक से अधिक आंसर सही है, डी नंबर सही जवाब है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस कह रहा लैंडफिल से उत्पन्न होता है? लैंडफिल बोले तो भूमि से उत्पन्न होता है ना। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ तरल पेट्रोलियम गैस तो नहीं, मीथेन गैस जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जी हाँ, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर है। क्लियर है? इसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करें, एकदम फटाफट सॉल्यूशन कर लेंगे, बस 2 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट में बायोलॉजी समाप्त हो जाएंगे। कह रहा है कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला इसमें कौन है? क्या पादप खरपतवार को खाता पीता और खरपतवार मछली को नहीं? गलत है। पादप मेढक को, मेढक सांप को? तो जी हाँ, पादप को मेढक भी खाता है। पादप को जब मेढक के पास कीड़े मकोड़े खाने को नहीं होते ना, तो वो मेढक पौधे को, घास फूस को भी खाता है। तो पादप को मेढक और मेढक को सांप खाता है, सही है। फिर पादप को हिरन और हिरन को शेर खाता है, सही है। यानी कि बी और सी दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर? ध्यान रखेंगे मेरी बातें को, आप लोग ध्यान रखेंगे मेरी बातें को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण में प्लास्टिक जो होती है वो प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक किस क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? परजीवी द्वारा, मृतोपजीवी द्वारा, जीवाणु द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बता दें इनमें से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा प्लास्टिक का विघटन हो। प्लास्टिक का विघटन होता नहीं है। तो इनमें से करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा प्लास्टिक को हम विघटन कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ई नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बायोलॉजी की अगली क्वेश्चन की बातें करें, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है में शामिल है। यानी जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है वो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तो नहीं। क्या पवन चक्कियां? तो यस।
क्या 100 सेल? तो यस, यानी करेक्ट आंसर उपयुक्त में से 2 से अधिक, यानी क्योंकि ये दोनों सही है, 1 से अधिक यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, है ना। एकदम फटाफट बस तुरंत बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, करा आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। आहार श्रृंखला में जो शाखाएं होती है ना, एक जीव दूसरे जीव को खाती है, जब शाखा बनाती है तो उसको जाल कहते हैं, और उस जाल को हम आहार जाल कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम देखें, अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कितना परसेंट? तो बता दें 1%। कितना परसेंट? तो बता दें आपको 1%। जो प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलता है वो कितना परसेंट बदलता है? तो 1% बदलता है, यानी करेक्ट आंसर ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्या करा किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो आपको जैसा कि पता है 9th क्लास में पढ़े, 10th क्लास में पढ़ना है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, यानी करेक्ट आंसर यहाँ ए नंबर ही दिख रहा है, सबसे पहला आंसर सही होगा, है ना। चिपको आंदोलन का मजबूती प्रदान हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। जो आहार श्रृंखला होते हैं उसके प्रथम पोषी स्तर पर क्या मौजूद होते हैं? क्या तृतीयक उपभोक्ता होगा? नहीं। क्या प्राथमिक उपभोक्ता होगा? तो नहीं। क्या स्वपोषी होगा? तो जी हाँ, स्वपोषी होगा, यानी कि करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। राइट जवाब आपका सी नंबर है, स्वपोषी होगा। क्लियर। इसी तरह से अगले क्वेश्चन आपके क्या कर रहे हैं? अगले क्वेश्चन आपके कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? कौन भू रासायनिक चक्र नहीं है? गैसीय आपका जो गैस है वो पारिस्थितिक तंत्र के भू रसायन में नहीं पाया जाता है। तो बता दें, नाइट्रोजन तो पाया जाता है, यस। ऑक्सीजन पाया जाता है, तो जी नहीं। फास्फोरस चक्र पाया जाता है, तो यस। लेकिन यहाँ कह कौन भू रासायनिक चक्र नहीं है? नहीं वाला ना पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन ना नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये भू रासायनिक चक्र नहीं है। आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों भू रासायनिक चक्र है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सा जीव करा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदलता है? यानी सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करता है और अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। तो वो कौन करता है? क्या जंतु करता है? तो नहीं, जंतु तो पहले प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं। क्या कुछ जीवाणु करते? तो जी हाँ, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल कराने के कारण वो प्रकाश का प्रयोग करेगा और अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदलेगा। और जो स्वपोषण करता है वो, तो जी हाँ, जो स्वपोषण करता है पौधा, वो भी क्या करता है? क्लोरोफिल के सहायता से क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में बदलता है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, यानी स्वपोषी भी होगा, कुछ जीवाणु भी होगा, बी सी दोनों सही होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ कुछ जीवाणु भी होंगे, क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस्म के पास उच्च करा ऊर्जा स्तर और छोटे तरंगदैर्घ्य होते हैं? यानी किसके पास उच्च ऊर्जा होता है, स्तर ऊर्जा का स्तर उच्च होता है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो किसका? तो क्या दृश्यमान विकिरण का? नहीं। पराबैंगनी विकिरण का? नहीं। क्या अवरक्त विकिरण का? तो जी हाँ, यानी कि सी नंबर यहाँ सही जवाब है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी के सॉल्यूशन। बायोलॉजी के सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, आपके रीजनिंग और बायोलॉजी हो गए। यदि आपको रीजनिंग या बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट आपको लगा
कि बेहतर है हम अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर से रिजल्ट सेंटर ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप्स को डाउनलोड करके वहां से आप अपने बैच के रीजनिंग के बैच को परचेज कर सकते हैं या बायोलॉजी के बैच को परचेज कर सकते हैं। आपकी रीजनिंग की क्लास वहां बस जल्द ही फिर न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग रिजल्ट सेंटर आरसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और अपना बैच को परचेज कर लेंगे यदि आपको क्लास अच्छे लगे हो और सही सॉल्यूशन मिले हैं तो, है ना। अब हम लोग मिलते हैं फिर एप्लीकेशंस पे।